तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज के सेशंस में आपका स्वागत करता हूं। तो तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं और जो अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं वो शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। अभी आज के सेशंस में हम चर्चा करेंगे जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक में जो 9 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुआ था उसके कुछ रिकॉल क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज के सेशन में साझा करूंगा जो आने वाले जो संडे को एग्जाम है, 23 अक्टूबर को एग्जाम है, जिन साथियों का उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और जबरदस्त होगा। यस, या स्क्रीन पर तो शानदार है। कौन साथी है, इनका नाम नहीं पता। ओप्पो लिखा है, ओप्पो, ऐसा नाम आजकल तो देखा नहीं है। वाह, ये और एक साथी आ गए जी, स्वागत है आपका, है ना जी। थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखते हैं तो नाम वाम बताइए करिए तो ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। एकदम एकदम अंधेरा कैसे, उधर लाइट गोल है क्या? है ओप्पो महोदय। आदित्य जी कैसे हैं, ये हुई ना बात। सर जी नमस्कार। बहुत बहुत देवेंद्र नमस्कार आदित्य जी। कब है इंटरव्यू वगैरह? सर 25 तारीख को है। बढ़िया, शानदार, जैसे अभी दिख रहे हैं वैसे ही सामना करिएगा, जबरदस्त जी तरीके से, सर। स्मार्ट बन के, है ना। जी सर। और अभी काफी लोग के इंटरव्यू के सवाल आ रहे हैं तो मैं साझा भी कर रहा हूँ। आप देखे होंगे, आप जब लॉगिन करने जाते हैं तो वहीं पर ऊपर ऊपर रख दिया हूँ ताकि आपको अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा। जो इंटरव्यू जी के सवाल हैं वो बहु जो हो रहे हैं आपके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में, आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। और पूरा फोकस, ज्यादातर सवाल जो है आपके जॉब प्रोफाइल पे ही पूछे जा रहे हैं। जॉब प्रोफाइल पे पूछे जा रहे हैं। ये हमारे देखिए एकदम बढ़िया, एकदम सोने के मूड में आ गए। कौन भाई साहब है ना, इधर इधर अंधेरा कायम है एक, है ना। तो चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो ऑफ कर लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा। वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो भी ऑफ कर लीजिए। फिर आपको कोई सवाल हो तो आप आखिरी में पूछ लीजिएगा मुझसे। आखिरी में 5-10 मिनट का सेशन आपके लिए रखूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग जो है ऑडियो वीडियो ऑफ कर लीजिए। सेशंस में शुरू कर रहा हूँ। तो एक बार सभी साथियों का पुनः स्वागत है आज के सेशंस में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिकॉल क्वेश्चंस की, और ये रिकॉल क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हूबहू आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं जम्मू कश्मीर एंड ग्रामीण बैंक जो अभी एग्जाम हुआ था उनके सवाल का। तो सवाल नंबर पहला, श्रीमंता जी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। वाइज इज नॉट फाउंड टिल नाउ। आप बहुत दूर में रहते हैं श्रीमंता जी, उतना दूर कहाँ पहुंचेगा, बहुत समय लगेगा। थोड़ा नेटवर्क ठीक करा लीजिए अपना। और कोई साथी कंफर्म कर दे जरा चैट बॉक्स में कि आवाज मेरी पहुंच रही है शानदार तरीके से, तो मैं सवालों का सिलसिला चालू करूं। और ये आधे घंटे का सेशन बिल्कुल पावर पैक सेशंस रहेगा। हो सकता है ऐसे सेशंस के जो सवाल हैं हूबहू एग्जाम में आएगा, आपको 5-5 सेकंड में आप सवालों के जवाब कर लेंगे। ऑडियो वीडियो ओके है? विश्वजीत दास जी बोल दिए। तो चलिए आप लोग के सहमति से इस सेशन का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो अभी 9 अक्टूबर 2021 को आया था, इन हाउ मेनी ईयर्स द डेस्कटॉप नीड्स टू बी रिप्लेस। ये देखिए, ये एक नया तरीके से सवाल पूछा गया। हालांकि ऐसे सवाल जो है हायर स्केल में पूछा जाता है, लेकिन अभी आपके जो क्लरिकल टू ऑफिसर वाले में ये सवाल पूछा गया कि कितने सालों में जो बैंक के डेस्कटॉप हैं वो बदले जाएंगे। तो आप इस सवाल का जवाब किसी साथी को पता है तो टाइप करके बता दीजिए। अदरवाइज आप नोट कर लीजिए और अपने बैंक के जीएडी पॉलिसी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो फर्नीचर पॉलिसी होता है ना आपका, जीएडी पॉलिसी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो उसका पॉलिसी में आप ओपन करके कंट्रोल ऐप करके आप ये देख लेंगे। अलग अलग बैंक के कैपेसिटी जो है अलग अलग होता है। इसमें कई बैंकों का 3 साल में भी रिप्लेसमेंट होता है क्योंकि उनका बैलेंस शीट बहुत तगड़ा होता है, प्रॉफिट तगड़ा होता है। कई बैंकों का 5 साल, कई बैंकों का 7 साल भी होता है। श्रीमंता जी बोल रहे हैं सर क्या मैं ज्वाइन नहीं कर, नहीं नहीं करिए ना, ज्वाइन करिए, है ना, सीखने के लिए ज्वाइन किया आपने। तो आपका सवाल यहाँ सुन लीजिए कि इन हाउ मेनी इयर्स डेस्कटॉप नीड्स टू बी रिप्लेस। तो आप अपने बैंक की पॉलिसी में देख लीजिएगा, ये सवाल आया था अभी संडे को।
अगला सवाल आया है, व्हाट इज द मिनिमम मार्जिन फॉर जनरल क्रेडिट कार्ड वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट इज द मिनिमम मार्जिन फॉर जनरल क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम मार्जिन पूछा गया है। तो जो जनरल क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम मार्जिन मतलब ये वो क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, किसान क्रेडिट कार्ड की बात नहीं हो रही है, जनरल क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, जो बिजनेस करने वाले, जो ऑलरेडी अच्छे जो आपकी यूनिट्स हैं उनके लिए होता है। तो नॉर्मली ये 25% होता है, 25% मार्जिन होता है। एक बार आप अपने बैंक का अगर प्रोडक्ट है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल क्रेडिट कार्ड जो स्कीम्स है आपके, उसमें मार्जिन कितना है। तो अगर मैक्सिमम की बात करें नॉर्मली तो ये 25% होता है। अगर आपके बैंक का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वहां जाके देख लीजिएगा, कई बैंक हैं मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मार्जिन में भी फेरबदल करते हैं, इसलिए इसको अपने पॉलिसी से रिफर करना जरूरी है। तो 2 सवाल कर चुके हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि डेस्कटॉप कितने दिनों में बदले जाते हैं बैंक के, तो जीएडी पॉलिसी से देख लीजिएगा। दूसरा, जनरल क्रेडिट कार्ड में मार्जिन कितना होगा, तो मिनिमम जो है 25% मार्जिन। अगला है सवाल, ये काफी पॉपुलर सवाल है, अगर कोई खाता एनपीए है तो उसमें सिक्योर्ड पोर्शन जो होता है उसमें 100% प्रोविजन कब होगा, ये सवाल पूछा गया है। 100% provision should be 100% provision should be made in NPA accounts for the NPA account remains how many years। तो ये सवाल चैट बॉक्स में आप टाइप करके रख लीजिए। तो ऐसे बोलिए मत, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके टाइप कर दीजिए तो बढ़िया, अच्छा रहेगा। तो ये मोर देन 3 इयर्स होना चाहिए, सही उत्तर इसका मोर देन 3 इयर्स है। कि ऐसे एनपीए खाते जिनमें सिक्योर्ड पोर्शन पर 100% प्रोविजन होगा, तो उनका एज कितना होना चाहिए, मोर देन 3 ईयर। ईसा दास जी बहुत बढ़िया, इन्होंने सही जवाब लिखा है। हड़बड़ी में गलती ना कर दीजिएगा, मोर देन 3 इयर्स में आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए अगला सवाल जो आया था वो स्पेशल स्कीम्स था उनका, एक एसबी उज्ज्वला अकाउंट। तो एसबी उज्ज्वला अकाउंट में मैक्सिमम क्रेडिट इन्हें ईयरली, एक साल में कितना क्रेडिट देते हैं। तो एक्चुअल में हर बैंक का ना जो नो फ्रिल अकाउंट, जिसको हम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, उनमें कुछ कंडीशंस होते हैं। तो उन कंडीशन का पालन करने पर नो फ्रिल अकाउंट में भी उनको अकाउंट चलाने की अनुमति दी जाती है। तो ऐसे अकाउंट में अलग अलग बैंक में उसका नाम अलग अलग दे दिया गया है। जैसे किसी बैंक में सेंट मुस्कान दे दिया गया है, किसी बैंक में कुछ अलग खाते का नाम दिया गया है। तो यहाँ J&K ग्रामीण बैंक में एसबी उज्ज्वला अकाउंट दिया गया है जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। तो इनमें व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर, कितना होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कितना होगा, ये 1 लाख होगा। एक साल में कितना जमा किया जा सकता है ये पूछा गया है। तो एक साल में मैक्सिमम 1 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा गया है, एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी जो दिया जाता है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स, तो उसमें फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, इसमें फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द फैमिली इनकम क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन लोन फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स अंडर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो वो कितना होना चाहिए, वो 4.5 लाख होने चाहिए। फैमिली इनकम होनी चाहिए 4.5 लाख, 4.5 लाख के अंदर है तो उनको सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, वो भी 100 इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम, जो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का है। तो इन एजुकेशन लोन द इंटरेस्ट सब्सिडी अमाउंट should be subsidized for central sector subsidy schemes। पेरेंटल इनकम लिखा है 4.5 लाख। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल, बैंक्स आर एडवाइज टू इंटरेक्ट कस्टमर टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इंस्टीड ऑफ कैश ऑफ डीडी फॉर द अमाउंट। ये सवाल तो बड़ा पॉपुलर है।
ये सवाल पूछा गया है कि बैंकों को ये सलाह दी जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कि ऐसे ग्राहकों को डीडी बनाते समय अकाउंट से ही ट्रांसफर करके डीडी बनाया जाए, वो अमाउंट कितना होगा, ये सवाल पूछा गया है कि बैंक्स आर एडवाइज एज पर पॉलिसी टू इंस्ट्रक्ट कस्टमर टू मेक द डीडी बाय ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट सीलिंग विल बी कितना, ये पूछा गया है। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार बैंकों को ये सलाह दिए जाते हैं कि वो अपने ग्राहकों से कितने रुपए तक के डिमांड ड्राफ्ट खाते के माध्यम से ही बनाए जाएं। कितने रुपए से जो है डिमांड ड्राफ्ट अगर बनाने आता है तो खाता ट्रांसफर करके ही बनाया जाएगा, और वो है 50,000 एंड अबव। तो यहाँ पर भुगतान करने के लिए सवाल नहीं पूछा गया, कई साथियों का यहाँ 20,000 लिख रहे हैं, तो ये सवाल डीडी इशू की बात हो रही है कि डीडी इशू की बात हो रही है। अगर डीडी कोई बनाने आया तो डीडी बनाने आते समय वो सवाल ये पूछा गया है कि कितने रुपए तक की डीडी का जो है अगर बनाएगा तो खाते से ही उसको बनाया जाएगा, नगद बनाया नहीं जाएगा, ऐसा पूछा गया। तो ये 50,000 49,999 तक आता है तो नगद बना सकता है, लेकिन 50,000 या उससे ऊपर आएगा तो आपको क्या करना है, खाते से ही बनाना है, ठीक है। और जो 20,000 एबव बात कर रहे हैं वो पेमेंट की बात है, नगद पेमेंट ना किया जाए, वो 20,000 एबव की है। अगर 20,000 का भुगतान करने के बाद आएगी तो खाते में ही करेंगे, लेकिन सवाल जो है इशू के बारे में पूछा गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अकाउंट में अगेंस्ट एनपीए, अच्छा, निम्नलिखित जो कार्रवाई में से कौन सी कार्रवाई जो है वो लीगल एक्शन नहीं है, ये सवाल पूछा गया। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। सवाल पूछा गया था फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच इज नॉट द लीगल एक्शन अगेंस्ट एनपीए रिकवरी, मतलब निम्नलिखित दिया गया है, इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो लीगल एक्शन नहीं है। पहला सूट फाइल, डीआरटी, अपील टू डीआरटी, और डीआरएटी एंड वन टाइम सेटलमेंट, है ना। तो कौन सा होगा उत्तर, वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट जो है वो लीगल एक्शन नहीं है एनपीए रिकवरी के लिए। तो सवाल एकदम क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई जो है लीगल एक्शन नहीं कहलाएगी एनपीए रिकवरी के लिए। Which of the following action is not under the legal action for the NP recovery? Suit file, DRAT, SURFACE and mutual compromise under OTS। तो OTS उसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है out of following action which can be done at other banks ATM। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से जो एक्शन है, कौन सा एक्शन जो है दूसरे बैंक से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये लिखा है। कौन सा एक्शन जो है दूसरे बैंक से नहीं किया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, जनरेट पिन, चेंज पिन, और ये क्या लिखा है, विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, ऐसे कुछ है, ऑप्शन कुछ दिया है। तो ये सवाल थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें तो दूसरे बैंक के एटीएम से मुझे लग रहा है कि पिन जनरेट नहीं किया जा सकता, है ना। तो सवाल ये पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन व्हिच कैन नॉट बी डन फ्रॉम द अदर बैंक एटीएम। तो पिन जनरेट नहीं किया जा सकता है दूसरे बैंक के एटीएम से, ये उसका सही उत्तर होगा। ये भूपेंद्र जी ने भी लिखा है कि जनरेट पिन जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये उसका सही उत्तर होगा। आपका आवाज चलिए, एक पॉपुलर सवाल जो हमेशा आता है, इसमें भी आया था कि एक फर्म का सैंक्शन लिमिट है 5 लाख, स्टॉक है 8 लाख और मार्जिन 25% है, तो कैलकुलेट द ड्राइंग पावर इफ ए सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म इज ₹5 lakhs, stock is ₹8 lakhs and the margin is 25%, then what is the drawing power? Calculate the drawing power। तो फटाफट ड्राइंग पावर कैलकुलेट करके बता दीजिए। 8 लाख स्टॉक है,
5 लाख सैंक्शन लिमिट है, 25% का मार्जिन है। आप लोग देखे होंगे जितने भी सीसी अकाउंट है उनमें हर महीना 15 तारीख के अंदर जो है वहां पर स्टॉक डालना पड़ता है ताकि उसका ड्राइंग पावर कैलकुलेट हो। तो ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होगा? स्टॉक माइनस मार्जिन। तो स्टॉक माइनस मार्जिन करेंगे तो ड्राइंग पावर आ जाएगा। स्टॉक कितना है? 8 लाख दिया हुआ है, मार्जिन कितना है? 25%। तो 8 लाख का 25% कितना होगा? मार्जिन 2 लाख हो जाएंगे। तो 8 में से 2 लाख घटा देंगे तो 6 लाख होगा। तो 6 लाख ड्राइंग पावर होगा, मतलब 6 लाख रुपए ड्राइंग पावर होगा। लेकिन 6 लाख तो उसका लिमिट ही नहीं है, तो ड्राइंग पावर कैसे हो सकता है? 6 लाख नोशनल ड्राइंग पावर होगा, और ड्राइंग पावर कैन नॉट बी ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट। तो ड्राइंग पावर जो है सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर 5 लाख होगा। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, एक सवाल और पूछा गया है कि एक पर्सन जो है, एक कस्टमर जो है चेक जमा करता है बैंक के पास और उस चेक का बैंक भुगतान कर दिया है, तो बैंक क्या होगा? ए कस्टमर डिपॉजिट चेक टू द बैंक व्हिच हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय बैंक, देन बैंक विल बी, बैंक होगा होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू क्योंकि बैंक ने उसको पहले से ही पे कर दिया है। ये सवाल पूछा गया। अच्छा, ये फिर अगला सवाल पूछा गया है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन यूजिंग भीम ऐप पर डे कितना है? टाइप करिए। ये भी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, नए नए सवाल हैं, है ना? तो आप लोग इन सवालों पे रहिए, यही सवाल हूबहू आ जाएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन यूजिंग भीम ऐप पर डे? कितना है? 40,000, है ना? आपके जो भीम ऐप से जो सही उत्तर होगा ये 40,000 होगा। एक सवाल जो है वैल्यूअर से जुड़ा हुआ पूछा गया है कि जो वैल्यूअर है उसको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। तो क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको जो है कितने साल का जो वैल्यूअर होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा, अलग अलग बैंक की पॉलिसी में अलग अलग होता है। 3 इयर्स इसमें एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर आप अपने बैंक के पॉलिसी में देख लीजिएगा, कई बैंक में 5 साल का भी होता है। तो ये हो गया। और अगला है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? ये सवाल पूछा गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में एक सवाल जरूर आता है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जब आता है तो आप सीधे सीधे आंसर दे लिख लीजिएगा, टू प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटी टू ऑल इंडियंस इन अफोर्डेबल प्राइस। मतलब भारत के हर एक नागरिक को बैंकिंग सुविधाएं सस्ती दरों, अफोर्डेबल प्राइस में उनके द्वार पर पहुंचाना। बैंकिंग टू ऑल हाउस होल्ड, सही बात है, इन्होंने लिख दिया। तो अफोर्डेबल प्राइस में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है। चलिए, अगला सवाल पूछा गया कि ए एंड बी जॉइंट अकाउंट with mandate either and survivor, if that is a fixed deposit account, if A dies then payment will be made after maturity to whom? ये सवाल पूछा गया। ये भी कॉमन सवाल सा हो गया है, और पूरे साल भर का ये जो खिताब है यही सवाल जीत के ले जाएगा। क्योंकि पिछले अगर मैं 100 बारी एग्जाम दिखाऊंगा तो 100 बारी ये सवाल है, किसी में भी नागा नहीं है ये सवाल, मतलब ये बंक नहीं किया है सवाल। सवाल है, इफ ए एंड बी joint account with mandate either and survivor with having a fixed deposit account, if A dies then after maturity the payment will be to whom? B को मिलेगा, है ना? तो ये सवाल बड़ा पॉपुलर सवाल है। और एक सवाल पूछा गया है डेथ डिसीज क्लेम सेटलमेंट के बारे में। फॉर हाउ मच अकाउंट बैलेंस ऑफ डिसीज अकाउंट क्लेम कैन बी सेटल with the help of consent letter of legal heirs? अगर नॉमिनेशन नहीं है तो
कितने लाख तक की जो अमाउंट है उनका डिसीज क्लेम जो है कंसेंट्स ऑफ लीगल हेयर्स के माध्यम से सेटल कर दिया जाएगा। ये सवाल है, ये पॉलिसी से, डेथ क्लेम की पॉलिसी से है। तो ये 5 लाख है। 5 लाख तक का अगर बैलेंस है तो केवल कंसेंट ऑफ लीगल हेयर से कर लिया जाता है। ये पॉलिसी है का है। अदरवाइज कोर्ट ने ये भी बोला है कि किसी भी चीज के लिए जो है आप उनके कंसेंट ऑफ लीगल हेयर से पे कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट है तब भी आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कितने रुपए तक की राशि में डिसीज अकाउंट के क्लेम के लिए सेटल किया जा सकता है लीगल हेयर के कंसेंट लेके। तो 5 लाख तक कंसेंट्स में ही हो जाता है। 5 लाख के ऊपर और कुछ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये आपके डेथ क्लेम के जो आपकी पॉलिसी है बहुत छोटी सी है, 5-10 लाइन होती है। आप अपना जो डिसीज क्लेम वाला जो देख लीजिएगा बैंक का, ये पूछा गया है लीगल हेयर के कंसेंट से हो जाएगा। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो उसको पूछा गया है। अब एक सवाल देखिए आपके डिजिटल पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज टू प्रोटेक्ट द एसएस लॉग्स। जो कितने नंबर ऑफ डेज जो है उसको प्रोटेक्ट रखा जाता है एसएस लॉग, जो आपके लॉग इन होते हैं जो, उसको कितने दिनों तक जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। ये तो देखना पड़ेगा आपके पॉलिसी में, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉलिसी में देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज टू प्रोटेक्ट द एसएस लॉग। तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको जरा देख लीजिएगा, है ना, कि ये अपने आईटी ऑफिसर से पूछ लीजिएगा या अपने पॉलिसी से पूछ लीजिएगा, इंफॉर्मेशन पॉलिसी से। तो काफी नए नए सवाल आए हैं पिछले संडे को अगर देखा जाए तो, क्योंकि इन सवालों को मैंने भी नहीं पढ़ा था, एक साथी ने साझा किया, तो आज पहली बार समझ लीजिए आपके साथ रीड कर रहे हैं। सवाल टूटी फूटी भाषा में भेजते हैं तो उसी को हम क्रिएट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज टू प्रोटेक्ट द एसएस लॉग, जो एसएस लॉग है उसको कितने दिन तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, ये सवाल पूछा गया है। तो ये तो सभी जानते होंगे, सभी करेंगे, लेकिन एक सवाल पूछ ही दिया, देखो आसान सा है। मैक्सिमम टाइम पीरियड, आरडी के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा? 10 ईयर्स होगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल देखिए जीएडी पॉलिसी से पूछा गया, व्हाट इज द पावर ऑफ ब्रांच मैनेजर स्केल 2 टू रिपेयर द जनरेटर। तो ये सवाल देखिए, ब्रांच मैनेजर को जो है जनरेटर रिपेयर करने के लिए कितने रुपए का पावर है स्केल 2 का। तो कई बैंकों में 2000 है, कई बैंकों में 5000 है। आप इसको देख लीजिएगा स्केल 2 मैनेजर के लिए कितना पावर है, और कई बैंकों में नहीं भी है, चीफ मैनेजर को है, वो भी रीजनल ऑफिस का। तो क्या सवाल है, सवाल नोट कर लीजिए, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रांच मैनेजर स्केल 2 टू रिपेयर द जनरेटर। रिपेयर द जनरेटर, जनरेटर को रिपेयर करने के लिए ब्रांच मैनेजर स्केल 2 कैटेगरी का पावर क्या है, ये सवाल पूछा गया। मतलब जीएडी पॉलिसी से, जो फर्नीचर आपकी जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी से ये सवाल है। अगला एक सवाल है जो कॉमन सवाल है, ये पूछा गया व्हाट इज द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये तो हमारे सभी साथी जान रहे होंगे, जरा फटाफट टाइप कर लीजिए, व्हाट इज द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है? और अभी ये सवाल जो है काफी आ रहा है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जब करंट लायबिलिटी जो है ज्यादा हो जाती है करंट एसेट से, तो एक्सेस ऑफ, हाँ आदित्य मेहता जी लिखते हैं एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटी, सही बात है। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब जाने वाला पैसा, एसेट्स मतलब आने वाला पैसा। तो आने वाला पैसा अगर कम हो जाए, जाने वाला पैसा ज्यादा हो जाए, तो उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है। अब एक सवाल पूछा गया है, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एट। हाइपोथिकेशन, अगर स्टॉक का हाइपोथिकेशन है तो एक
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक है वो कहाँ रजिस्टर किया जाता है? कॉमर्शियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यह लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह लिखा है नन ऑफ द अबव, और लिखा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC। तो क्या उत्तर होगा? यस, ROC। तो कंपनी के केस में जो भी एप्लीकेशन, जो भी चार्ज क्रिएट किए जाते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में चार्ज क्रिएट किए जाते हैं। अगला सवाल है आपके, इसमें किससे जुड़ा हुआ है? अच्छा, ये सवाल भी है, काफी बार आया है यहाँ पर। तो ये सवाल पूछा गया है कि अगर किसी थर्ड पार्टी द्वारा किसी बारोवर के डेप्ट को चुका देने के लिए जो शपथ दिया जाता है, डिक्लेरेशन दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये गारंटी है, गारंटी ही मुंह से निकल गया उसका आंसर, है ना। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है कि if third party takes responsibility to pay the dues if borrower unable to pay in case of default of borrower, then this declaration should be called as letter of guarantee। लेटर ऑफ गारंटी मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी जो है ये डिक्लेयर करता है कि मैं बारोवर के जो ड्यूज हैं उसको पे कर दूंगा अगर बारोवर पे नहीं कर पाया तब, तो इसको बोलते हैं लेटर ऑफ गारंटी। हमारे रितेश जी राइट ऑफ सब्रोगेशन लिखते हैं। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन वो है जब गारंटर पे कर देता है तो उसके पास एक अधिकार आ जाता है जिसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। जो अधिकार बैंक का है वो अधिकार उसके पास चला जाता है क्योंकि उसने जो है सारे जो ड्यूज हैं उसको पे कर दिया। तो काफी अच्छे सवाल आए हैं इसमें भी, नए नए सवाल आए हैं, आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगा। अच्छा, अगला जो है, which of the following can be hypotheticated, निम्नलिखित में से कैन नॉट बी हाइपोथेटिकेट है, निम्नलिखित में से कौन से पे हाइपोथिकेशन चार्ज नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है वैसे लिखा है, हाँ। फॉलोइंग जो स्टॉक है उनमें किन में हाइपोथिकेशन चार्ज किया जा सकता है? पहला है शेयर एंड डिवेंचर, दूसरा है बुक डेट्स, तीसरा है रॉ मटेरियल, चौथा है फिनिश गुड्स। तो बताइए कि इनमें से हाइपोथिकेशन किस पर चार्ज किया जा सकता है? चार ऑप्शन दिया है, पहला है शेयर एंड डिवेंचर, दूसरा है बुक डेट, तीसरा है रॉ मटेरियल और चौथा है फिनिश गुड। तो यहाँ पर हाइपोथिकेशन कैन बी चार्ज ओनली ऑन फिनिश्ड गुड। बुक डेट्स पे हाइपोथिकेशन नहीं होता क्योंकि स्टॉक तो है ही नहीं, उधारी में ले गया कोई। शेयर एंड डिवेंचर पे प्लेज एंड लियन होता है, और रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल अंदर ही घूम रहा है, उसको कहाँ से हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा? तो फिनिश गुड इसका सही आंसर होगा। तो काफी अच्छे सवाल आए थे जो 9 अक्टूबर को, और ये अगर जितने भी सवाल हमारे साथी ने भेजा है उसको हम काफी धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि अगर ये सवाल आएंगे तो आप सही कर पाएंगे। व्हाट इज द क्लेटन रूल एंड विच राइट प्रोवाइड टू द बैंकर? क्लेटन रूल जो होता है वो रनिंग CCOD पार्टनरशिप के अकाउंट में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। और इसमें कौन सा राइट जो है बैंकर्स जो करते हैं, बैंकर्स के पास बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे राइट ऑफ लियन है, राइट ऑफ सेटअप है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। तो यहाँ पर कौन सा किया जाता है? राइट ऑफ सब्रोगेशन है, तो ये राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज होता है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्लेटन रूल जो यूज होता है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, और मैक्सिमम टाइम यही सवाल पूछा गया है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्लेटन रूल किस में लागू किया जाता है? चलिए, अगला सवाल एक केस स्टडी जैसा सवाल पूछा गया है कि अगर किसी चेक में डेट को बदल दिया गया है तो ये क्या कहलाएगा? इफ इन ए चेक इफ डेट इज चेंज्ड देन इट इज कॉल्ड, अगर किसी चेक में डेट को बदल दिया गया है तो क्या कहलाएगा? वो मटेरियल अल्टरेशन कहलाएगा, है ना, वो मटेरियल अल्टरेशन कहलाएगा, अल्टरेशन कहलाएगा। तो ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल पूछा गया, ये भी डिफरेंट टाइप का सवाल पूछा गया भाई, है मानना पड़ेगा। ये सवाल पूछा गया
कि व्हाट इज द ग्रोथ इन टोटल डिपॉजिट ऑफ J&K ग्रामीणा बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21, मतलब पिछले साल से कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ। ये भी तो नया सवाल आ गया। हमने तो जितने भी सेशन साल भर पिछले एग्जाम में देखे हैं तो ऐसा सवाल नहीं आया था कि कितने परसेंट का ग्रोथ है, सीधा सीधा डिपॉजिट पूछता था। मतलब ये भी जरा नया टाइप का सवाल आया है। क्या सवाल पूछा गया है कि आपके बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ परसेंटेज कितना है, ग्रोथ परसेंटेज। जैसे कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का एक साथी ने यहाँ लिखा है, विश्वजीत दास जी ने 5.28%। तो आप अपने बैंक का जो है डिपॉजिट ग्रोथ देख लीजिएगा, पिछले साल के से इस साल में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो कितना परसेंट है। तो जो सवाल पूछा गया था J&K ग्रामीण बैंक के लिए, तो वहां पर 8.90 का ग्रोथ था। आपके बैंक का जो ग्रोथ होगा वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल तो अभी 9 अक्टूबर को ही आया। अगला सवाल पूछा गया, जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड with the objective of चार्ज क्रिएशन इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड। ये सवाल पूछा गया कि अगर कोई बोरोवर जो है आके अपने टाइटल डीड को बैंक में डिपॉजिट कर देता है ताकि उसके द्वारा लिए गए लोन के लिए जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो चार्ज हो, तो ऐसे जो सिक्योरिटी चार्ज को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वो इक्विटेबल मॉर्गेज कहा जाता है, उसको कहा जाता है इक्विटेबल मॉर्गेज। तो ये मॉर्गेज जो है ये सही उत्तर है, इक्विटेबल मॉर्गेज। एक सवाल पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स ए सीसी अकाउंट होल्डर फैसिलिटेटेड फॉर टीओडी पर ईयर। टीओजी जो टेम्परेरी ओडी होता है ना, टेम्परेरी ओडी जो है एक साल में वो जो 30 डेज के लिए देते हैं एडॉक टाइप का, तो वो एक साल में एक साल में कितने बार यूज कर सकता है। नॉर्मली एक बार यूज कर सकता है, बट आपके क्रेडिट पॉलिसी में इसको आप देख लीजिएगा कि कितने बार आपको परमिशन दिया गया है और उसको पावर किसको दिया गया है। क्योंकि ब्रांच में इसको पावर नहीं दिया जाता है, रीजनल ऑफिस में पावर दिया जाता है, कमेटी अप्रोच दिया जाता है, स्केल 4 एंड कमेटी एंड स्केल 5 एंड कमेटी को दिया जाता है टीओडी का। तो हाउ मेनी टाइम्स एक सीसी अकाउंट को उसको क्रंच, अगर लिक्विडिटी क्रंच हुआ तो वो टीओडी लेता है। तो ये जो है साल भर में एक बार अलाउ होता है, लेकिन आप पॉलिसी को एक बार इसमें अपने बैंक के क्रेडिट पॉलिसी को रिफर कर लीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो काफी टफ सवाल आए थे जो साथी ने भेजा था, और कितने बार सीसी होल्डर को जो है टीओडी दिया जाता है ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि जब भी एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं तो लोन देने का जो बेसिस होता है वो बेस होता है कौन सा वैल्यू जो को लेके लोन जो है कैलकुलेशन किया जाता है, ये सवाल पूछा गया। और ये कॉमन सा सवाल है, मैक्सिमम टाइम आया है कि एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं उनमें एक वैल्यू होता है एलआईसी पॉलिसी का जिसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। मतलब आज की तारीख पर जो भी एलआईसी पॉलिसी की वैल्यू होगा, मगर आज की तारीख पर अगर हम एलआईसी को सरेंडर करते हैं तो वो वैल्यू जो देता है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। उसी पे मार्जिन रखते हुए इसमें लोन दिया जाता है। और ज्यादातर एक सवाल और भी पूछा जाता है कि एलआईसी में अगर सिक्योरिटी है तो कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, तो वो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, एलआईसी में असाइनमेंट होगा। चलिए अगला सवाल साथी ने जो भेजा है वो है कि अगर कोई भी खाते में गार्नेसी ऑर्डर जो है रिसीव होता है तो बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है। ये भी काफी पॉपुलर सवाल है, हर एग्जाम में आता है। इफ गार्नेसी ऑर्डर रिसीव देन व्हाट इज द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो गार्नेसी अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट है तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, बैंकर जो है डेटर होता है, कस्टमर जो है क्रेडिटर होता है। और जैसे ही गार्नेसी ऑर्डर रिसीव होता है तो बैंक तो डेटर ही रहता है, लेकिन कस्टमर बदल जाता है। कस्टमर अब किसी का डेटर हो गया, न्यायिक जो जजमेंट डेटर हो गया। पहले वो क्रेडिटर था, मतलब बैंक देनदार था और कस्टमर लेनदार था, लेकिन अभी क्या हुआ, कस्टमर भी देनदार हो गया, वो किसी और का देनदार हो गया, कोर्ट से देनदार हो गया। तो हम तो देनदार हैं ही हैं,
किसका? जजमेंट डेटर का। तो एक साथी ने लिखा है, ईसा दास जी ने, डेटर ऑफ द जजमेंट डेटर। बहुत बढ़िया। चलिए, और एक सवाल उन्होंने भेजा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम मेडिकल और सिक लीव कैन बी एक्यूमुलेटेड। तो ये एचआर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। कितने मैक्सिमम जो सिक लीव हैं, मेडिकल लीव हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं, उसके बाद लैप्स हो जाते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो ये कितना है आपके पॉलिसी में, आप देखना पड़ेगा जरा, एचआर पॉलिसी में है ना। 240 है कि कितना है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 300 है, मेरे ख्याल से 240 होता है ना, एक्यूमुलेट होता है 240। एक बार देख लीजिएगा ताकि इसको बेच सकते हैं आप। चलिए, ये विश्वजीत जी 300 लिखते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी पॉलिसी में। तो अभी इतने ही सवाल साथियों ने भेजा। जो J&K ग्रामीण बैंक 9 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, लगभग 20 सवाल या 25 सवाल होंगे अभी जो चर्चा की हम लोग, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगे। जो आपके 23 तारीख के एग्जाम के लिए तो काफ़ी होंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आए जिनका जवाब अभी हमारे पास नहीं था। तो आप, हो सकता है अपने पॉलिसी में जाके आप उनको देख लीजिएगा। चलिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। किसने लिखा है, किस साथी ने? हाँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। देखिए ना, सब नए नए क्वेश्चन थे। और कुछ मैं थोड़े से आपको अभी 20 से क्वेश्चन जो है, आप कितना बजे है, 15 मिनट और साथ रहिए, फिर उसके बाद हम लोग सेशन बंद करेंगे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए दे दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ उनके आंसर भी बता दूंगा, ताकि आपको जो है याद रहेगा। सवाल जो है हम लेते हैं। पहला सवाल जो मतलब जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड हो सकता है, कि कॉमर्शियल बैंक्स आर मैंडेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो विथ आरबीआई अकॉर्डिंग टू व्हिच सेक्शन ऑफ व्हिच एक्ट। ये सवाल पूछा गया है कि कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है उनको, सीआरआर। तो वो कौन से सेक्शन के तहत है, ये सवाल पूछा गया। तो इसमें सिर्फ सेक्शन याद कर लीजिए कि बैंकों को जो है सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये प्रावधान जो है कौन से एक्ट के तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अंडर सेक्शन 42 ऑफ 1 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार जो कॉमर्शियल बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे रखना होता है, और ये सेक्शन कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश के रूप में आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है। अगला सवाल है कि एसएलआर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय कॉमर्शियल बैंक एज पर व्हिच एक्ट एंड सेक्शन। तो जो एक कैश रिजर्व रेशियो तो हो गया 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। अब है एसएलआर, ये दोनों ही रिजर्व रेशियो हैं, इतना पैसा रखना ही पड़ेगा बैंक को आरबीआई के पास। तो कैश रिजर्व रेशियो कैश के रूप में रखना पड़ता है, और एसएलआर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड के रूप में रखना पड़ता है। तो इसमें जो सेक्शन है वो हमारे साथी ने सही लिखा है, अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे साथियों का कि सर 42, 24, इसमें मतलब 42 एंड 24 में कंफ्यूजन होता है। 42 अंडर सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट है, और 24 अंडर सेक्शन ऑफ बीआर एक्ट है। थोड़ा सा अपना ट्रिक बनाइए और उसको याद रखिए, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर सीआरआर बैलेंस केप्ट बाय द बैंक्स। जो भी बैंक हैं अपने कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर जो डिसाइड होता है 4% डिसाइड होता है, वो रिजर्व बैंक के पास रख देते हैं। तो रिजर्व बैंक उसमें कितना इंटरेस्ट देती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो ज्यादातर साथी 4% करके आ जाते हैं, लेकिन सही होता है 0%। इंटरेस्ट जो है 0%। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द आरबीआई फॉर सीआरआर बैलेंस केप्ट बाय बैंक इज 0%। ठीक है। चलिए, एक सवाल है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन एनआई एक्ट। एनआई एक्ट से जुड़ा हुआ ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। एनआई एक्ट से जुड़ा हुआ सवाल जो है 5 सवाल एनआई एक्ट से जुड़ा हुआ पूछता है। एक तो ये सवाल पूछा 148 जो अभी सेक्शन लिखा है टोटल सेक्शन। दूसरा पूछता है जो प्रोटेक्शन होते हैं, डीडी के केस में प्रोटेक्शन होता है, अगर कलेक्शन करते हैं तो प्रोटेक्शन होता है, पेई बैंकर है तो कब प्रोटेक्शन है, अगर मटेरियल अल्ट्रेशन सही तरीके से दिख नहीं रहा है तो क्या प्रोटेक्शन है। तो ये 4-5 चीजों को आप देख लेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा प्रोटेक्शन से रिलेटेड।
और एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछता है, वो है सेक्शन 138, जिसको चेक बाउंसिंग करते हैं, तो वो कौन सा सेक्शन में आता है? 138। फिर उसमें कितने दिनों की नोटिस देनी होती है? 30 डेज की। और आपका एक सवाल पूछता है जनरल क्रॉसिंग क्या है, तो किसी भी चेक के फेस में दो पैरेलल लाइन होता है तो जनरल क्रॉसिंग होगा। फिर इंडोर्समेंट क्या है पूछता है, इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट किसी चेक के पीछे अगर इस ऐसा लिख के साइन कर दिया जाए कि इस चेक का पैसा किसी और को दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। फिर पूछता है आपको मटेरियल अल्ट्रेशन क्या है, तो मटेरियल अल्ट्रेशन क्या है, अगर किसी ऑर्डर्ड चेक को बियरर कर देंगे तो मटेरियल अल्ट्रेशन होता है। तो ये इतना ही आपको इम्पोर्टेंट चीजें हैं। चलिए एक सवाल और है कि हाँ, जैसे मैंने बताया, अभी किसी साथी ने लिखा भी था, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट, पेमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वेयर अल्ट्रेशन इज नॉट एपरेंट। अगर मान लीजिए किसी चेक में अल्ट्रेशन हुआ है, किसी चेक में काटा पिटी हुआ है, डेट को बदला गया है, या ऑर्डर्ड चेक को बियरर किया गया है, अल्ट्रेशन हुआ है, और वो अपनी आंखों में से दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, फिर भुगतान हो गया, तो उसमें प्रोटेक्शन है। तो वो प्रोटेक्शन जो है किसमें है पेइंग बैंकर को? वो है अंडर सेक्शन 89 ऑफ एनआई एक्ट 1881। यस विश्वजीत जी, अच्छा है ईसा जी। चलिए, तो ये अंडर सेक्शन 89। और एक प्रोटेक्शन है जो याद रख लीजिए, पेमेंट बैंक को प्रोटेक्शन आया, पेई बैंक को, जहां पर मटेरियल अल्ट्रेशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम तो बहुत फास्टली जो है 1 मिनट 2 मिनट में पास करते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि मटेरियल अल्ट्रेशन है, लेकिन एक्चुअल में मटेरियल अल्ट्रेशन है, तब भी हमको प्रोटेक्शन है। अगर पेमेंट हो गया तो वो होता है 89 के तहत, अंडर सेक्शन 89 इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दूसरा है प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर्स अवेलेबल अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट। तो जो कलेक्टिंग बैंकर होता है, कलेक्टिंग बैंकर क्या करता है? जो भी क्रॉस चेक होता है उनको कलेक्ट करता है ना। तो वो कलेक्टिंग बैंकर को अगर मान लीजिए वहां पर कोई मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि वो तो भुगतान किया नहीं है, वो कलेक्ट किया है केवल, तो जो क्रॉसिंग वाले चेक्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं, अकाउंट पे ही चेक्स हैं, तो उसमें प्रोटेक्शन मिलता है 131 ऑफ एनआई एक्ट। हाँ बढ़िया है हमारे साथी लोग तो, क्रॉस डीडी क्रॉस में इसमें अच्छा है। 131 ऑफ एनआई एक्ट जो है इसमें प्रोटेक्शन मिलता है। एक सवाल और है कि चेक जो है, चेक डेटेड prior to opening account can be, अगर मान लीजिए किसी ने खाता खोला है 1 अक्टूबर को और चेक देता है 1 सितंबर का, तो भुगतान किए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर किसी का खाता ही ओपन हुआ है 1 अक्टूबर को और वो चेक देता है 30 सितंबर का या 10 सितंबर का देता है, तो चेक पेमेंट होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अदरवाइज इवन ऑर्डर, अगर सभी चीज ऑर्डर में है तो चेक पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, चेक पेमेंट हो जाएगा। व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग? व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, ये सवाल बहुत बार आता है कि जनरल क्रॉसिंग क्या होता है। एडिशन ऑफ टू ट्रांसफर पैरेलल लाइन इन द फेस ऑफ चेक इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। अगर किसी चेक के फेस में दो ट्रांसफर पैरेलल लाइन खींच दिया जाता है तो उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। इसका मतलब उसका नगद भुगतान नहीं होगा, अकाउंट पे में चला जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है, जो एनआई एक्ट से जुड़ा हुआ है, एज पर सेक्शन 129 ऑफ एनआई एक्ट, बैंक पेज ए चेक इन वायलेशन ऑफ क्रॉसिंग डायरेक्शन, इट विल बी लाइबल टू। मतलब सवाल को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर किसी चेक के भुगतान में गलती हो गई तो बैंक किसके प्रति लाइबल होगा? सपोज रितेश अवस्थी जी का नाम लिखा हुआ है, पे टू रितेश अवस्थी जी, और हमने सुदीप्तो सरकार जी को पेमेंट कर दिया, ठीक है साहब, और वो चेक किसने काटा है? विश्वजीत दास ने, है ना। क्या है, केस बना लेते हैं कि चेक के ऊपर पे टू रितेश अवस्थी लिखा है, और हमने पे कर दिया सुदीप्तो सरकार जी को, और चेक लिखने वाला कौन है? विश्वजीत दास।
अब बैंक ने पेमेंट तो कर दिया सुदीप्त सरकार को, करना था किसको, रितेश अवस्थी जी को, तो ये गलती हो गई है ना, ये गलती हो गई। अब बैंक किसके ऊपर लायबल होगा, कल के वो जो रितेश आके बैंक के ऊपर केस कर देगा तो रितेश जी के ऊपर वो बैंक लायबल नहीं होगा, बैंक जो है लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा विश्वजीत दास जी के ऊपर। ठीक है, सबको पार्टी दो भाई, विश्वजीत दास जी रसगुल्ला खिलाओ। ठीक है, चलो, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ट्रू ऑनर ऑफ द चेक, ट्रू ऑनर ऑफ द चेक। इन केस ऑफ बैंक pays a check and that is the violation of crossing, then it will be, bank will be liable to the true owner of the check। ये हो गया। चलिए, what is the maximum punishment for dishonor of check due to insufficient funds? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। What is the punishment for dishonor of the check due to insufficient of fund? तो इसमें दो तरह के पनिशमेंट होते हैं। एक तो होता है कि इम्प्रिजनमेंट, 2 साल का जेल की सजा, 2 साल की जेल की सजा, या फाइन दिया जाता है डबल ऑफ द अमाउंट, डबल ऑफ द अमाउंट, या 2 साल की सजा, या दोनों भी सुना सकता है। ठीक है रितेश जी, 2 साल की सजा या डबल जो है फाइन। चलिए, अभी तो एक ये भी चल रहा है कि अगर कैदी जो है जेल में गया है तो उसको 4,500 से ज्यादा का मनी ऑर्डर नहीं भेजे जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना वो सवाल आ जाए आपके ऊपर कि जो अभी दूसरे एग्जाम्स में आ सकता है, बैंक में तो कह नहीं सकते। आर्यन खान, यस। तो यहाँ पर सवाल पूछा था, द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ द चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड दैट इज द फाइन अप टू ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक और इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर और बोथ, है ना, या बोथ दे सकता है। अब एक सवाल है कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जिसके कारण आप सेक्शन 138 इन्वोक कर सकते हैं फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। ये सवाल पूछा गया, मतलब पूछा जा सकता है और पूछा जा ही रहा है, क्योंकि व्हाट आर द कंडीशन फॉर इन्वोकिंग 138 सेक्शन लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो पहला कंडीशन होगा कि चेक प्रेजेंटेड विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड, चेक्स प्रेजेंटेड इन द वैलिडिटी पीरियड। दूसरा है चेक हैज बीन रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन, है ना, ये कंडीशन बड़ा ध्यान से सुनिए। इनसफिशिएंट फंड तो है ही है ना, डिसऑनर ऑफ चेक तो है ही है, पहले ही सवाल में ही वो लिख दिया जो अमित सिंह जी सदास जी लिखते हैं ना। तो सवाल में क्या लिखा है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर इन्वोकिंग अंडर सेक्शन 138 फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, मतलब डिसऑनर ऑफ चेक मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से डिसऑनर हो गया। तो आप जो है क्या क्या कंडीशन होंगे तभी ये जो आप लगा सकते हो 138, अगर इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक बाउंस हो गया तो क्या कंडीशन होना चाहिए, चेक प्रेजेंटेड इट्स वैलिडिटी पीरियड में चेक प्रेजेंट होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, चेक हैज बीन रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी लेन देन के माध्यम से चेक जो है प्रस्तुत किया गया हो। इसीलिए तो बोलते हैं जब कोर्ट में केस जाते हैं ना तो वहां पर आर्ग्यूमेंट होता है कि क्या चीज का लेन देन हुआ था, कोई सौदा हुआ था क्या जिसकी वजह से पैसे लेने थे देने थे, तो इसको बोलते हैं चेक हैज बीन रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन। अगला कंडीशन है पेई डिमांड्स द ड्रॉयर विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ द चेक ऑफ रिटर्न मेमो। ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछता है सवाल में कि पेई डिमांड्स द ड्रॉयर विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिटर्न मेमो। जब वो रिटर्न मेमो उसको जानकारी मिलती है रिटर्न की आपका पैसा चेक जो है बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो जो पेई है जिसको पैसा लेना था वो ड्रॉयर से 30 दिनों के अंदर उसको मांग करता है कि भाई मेरा पैसा दे दे, नहीं तो मैं अंडर सेक्शन 138 की तरह 2 साल की कैद की सजा भेजूंगा तुमको आर्थर जेल रोड, है ना, क्या आर्थर रोड जेल, आर्थर रोड जेल भेजेंगे और फिर मनी ऑर्डर जाएगा आपको 4,500 रुपए का। तो ये आपको डिमांड करना पड़ेगा 30 days, विद इन 30 days। और ड्रॉयर फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस,
तो अगर 15 दिनों के अंदर वो ड्रॉयर जो है पेमेंट करने के लिए फेल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 138 इन्वोक किया जा सकता है और उसको लगाया जा सकता है, फिर जेल जेल तो सजा मिल ही जाएगी। चलिए, ये कंडीशंस हैं। अगला है चेक सेंट फॉर कलेक्शन एंड रिटर्न अनपेड शुड बी रिटर्न टू द पेई विद इन हाउ मेनी आवर्स ऑफ द रिटर्न। एक चेक जो है कलेक्शन के लिए भेजा गया और अगर वो रिटर्न अनपेड हो गया तो उसकी सूचना कितने घंटों में दी जानी चाहिए उस रिटर्न की? यस, 24 आवर्स के अंदर दे दी जानी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए कि बैंक शुड कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी? बैंकों को जितने भी उनके खाते हैं ग्राहकों के, उनके रिस्क कैटेगराइजेशन के लिए पीरियोडिसिटी क्या है कि रिव्यू किया जाता है कि कौन से रिस्क में है, लो रिस्क में है, मीडियम रिस्क में है, हाई रिस्क में है। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या है? 6 मंथ। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर री-केवाईसी फॉर मीडियम रिस्क कस्टमर? तो मीडियम रिस्क कस्टमर के लिए कितने साल के बाद री-केवाईसी ली जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ज्यादातर इसी का मीडियम रिस्क का पूछता है। 1 साल पहले लो रिस्क का पूछता था, अभी मीडियम रिस्क का पूछता है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जा रहा है कि अंडर केवाईसी न्यू केवाईसी गाइडलाइन, अब ये देखिए हमारे एक साथी ने सब लिख दिया, लो रिस्क में 2 साल लिखते हैं, लो रिस्क में 2 साल कहाँ से? लो रिस्क में तो 10 साल होगा, हाई रिस्क में लिख दिया हूँ गलती से, है ना। तो हाँ, अगला सवाल है अंडर केवाईसी गाइडलाइन बैंक्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन वाउचर एंड डिटेल्स आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट एटलीस्ट व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? कितने साल तक अगर कोई खाता बंद हो गया तो भी अपने को रखना है, ये सवाल पूछा गया। तो ये आंसर सीधा होगा 5 ईयर। अंडर केवाईसी गाइडलाइन बैंक्स हैज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन वाउचर आइडेंटिफिकेशन एटलीस्ट, अगर जिस दिन रिपोर्टिंग किए उससे 5 साल, या खाता बंद हो गया तो उससे बंद होने के 5 साल तक ये प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड रखना होता है। चलिए, CTR is to be submitted within how many days? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को CTR जो है सबमिट किया जाता है कितने दिनों में? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन हाउ इन व्हेन टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट? तो CTR is to be submitted to financial intelligence unit by 15th of the succeeding month, मतलब महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर जो है देना होता है, और STR जो है 7 डेज में। ठीक है। बल्क डिपॉजिट मीन्स क्या होता है? एक सिंगल डिपॉजिट कितने का हो तो बल्क डिपॉजिट कहलाएगा? 2 करोड़ एंड एबव। एक सिंगल डिपॉजिट अगर 2 करोड़ एंड एबव होगा तो वो बल्क डिपॉजिट कहलाएगा, पहले ये 1 करोड़ था। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट अमाउंटिंग हाउ मच शुड नॉट बी पेड इन कैश? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज पर सेक्शन 269T of Income Tax Act, the principal with interest of a term deposit amounting how much should not be paid in cash? कितने रुपए तक का अगर फिक्स डिपॉजिट है जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के होता है तो एज पर आयकर अधिनियम की धारा 269T के तहत उसका भुगतान नगद नहीं किया जाएगा, और आंसर है 20,000 एंड अबव। तो अगर 20,000 का हो गया, मूलधन और ब्याज मिला के 20,000 हो गया, तो उसका भुगतान नगद नहीं किया जाएगा, उसका भुगतान खाते में ही किया जाएगा। चलिए, इफ डिपॉजिटर डाइज आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट इज टू बी पेड फॉर ओवर ड्यू पीरियड एट द रेट ऑफ, अगर कोई डिपॉजिटर है मैच्योरिटी के बाद डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उस एफडी के मैच्योरिटी तक तो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट से पेमेंट होगा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट जो है किस रेट पर दिया जाएगा? सेविंग रेट। क्या रेट से दिया जाएगा? सेविंग रेट से दिया जाएगा।
और एक सवाल है, बैंक कैन रिफ्यूज प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ हाउ मच रुपीज। बैंक जो है कितने रुपए के जो एफडीआर है उसका प्रीमेच्योर क्लोजर जो है वो रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। वैसे आप कोई मना नहीं करता, लेकिन मना कर सकता है। वो है 15 लाख एंड एबव। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड पेई ऑफ ए ड्राफ्ट। अगर ड्राफ्ट का जो पेई है, ड्राफ्ट क्या है, किसी के नाम, रितेश अवस्थी जी के नाम से ड्राफ्ट लिखा है, तो रितेश अवस्थी जी क्या कहलाएंगे, बैंक क्या कहलाएगा? है, फटाफट टाइप कर दीजिए। वाह, टाइप भी हो गया। तो रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ पेमेंट वो हो जाएगा ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। और ये पेमेंट के समय ना, अब अगर इशू करने के समय क्या हो जाएगा, इशू करने के समय, इशू करने के समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यस, डेटर क्रेडिटर हो जाएगा इशू करते समय। एजेंट प्रिंसिपल भी होता है, किसी केस में एजेंट एंड प्रिंसिपल भी होता है, इसलिए एजेंट एंड प्रिंसिपल होगा क्योंकि यहाँ पर अब एक आदेश मिलता है हमको, हम एजेंट हो गए कि ये जो जो बंदा डीडी बनाया है वो हमको आदेश दे रहा है कि ए बैंक जा कि ये पैसा रितेश जी को दे दो, है ना, रितेश जी को दे दो। तो ये क्या, एजेंट एंड प्रिंसिपल भी हो जाता है। लेकिन जिस समय बनाने आता है वो डेटर क्रेडिटर होता है, क्योंकि पैसा वो दिया, हम देनदार हो गए, वो लेनदार हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, What is the relationship between bank and Reserve Bank of India in case of maintenance of currency chest? करेंसी चेस्ट जहां पर मेंटेन करते हैं बैंक, तो उसमें बैंक और रिजर्व बैंक का रिलेशनशिप क्या होता है? मैंने हमेशा बताया, बैंकों में हम बहुत सारी सेवाएं देते हैं और जैसी सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा। तो जैसी सेवा देते हैं वैसा संबंध बनता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये हमेशा रिश्ता बदल जाएगा, कभी सास भी बहू थी, हम लोग अलग अलग सेवाओं के साथ हम लोग रिश्ता बदल देते हैं। तो यहाँ पर बैंक और आरबीआई, आरबीआई प्रिंसिपल हो जाएगा और हम एजेंट हो जाएंगे, हम आरबीआई के एजेंट के तौर पे काम करेंगे। एक सवाल है कि किसी खाते में गारनेसी ऑर्डर रिसीव हुआ और गारनेसी ऑर्डर रिसीव होते समय चेक कलेक्शन के लिए गए हुए हैं, बट वो क्लियर नहीं हुए हैं और गारनेसी ऑर्डर पहुंचा। तो गारनेसी ऑर्डर पहुंचने के बाद वो चेक क्लियर हुए, तो क्या गारनेसी ऑर्डर उस पर एप्लीकेबल होगा? चेक सेंट फॉर कलेक्शन but not yet realized, and if Garnesi order received, then Garnesi order will be applicable or not, ये पूछा गया है। तो गार्नेसी ऑर्डर में हमेशा ये है कि जिस समय गार्नेसी ऑर्डर पहुंचा उस समय जो फंड अवेलेबल है उस पर गार्नेसी ऑर्डर लगेगा, उसके बाद वाले पे गार्नेसी ऑर्डर नहीं लगेगा। What is the maximum award that can be passed by banking ombudsman? बैंकिंग ओम्बुड्समैन के द्वारा मैक्सिमम अवार्ड कितने रुपए का पास किया जा सकता है? बैंकिंग ओम्बुड्समैन के द्वारा मैक्सिमम अवार्ड जो पास किया जाता है, एक्चुअल लॉस सफर्ड विथ ए मैक्सिमम 20 लाख अवार्ड, मतलब एक्चुअल जितना लॉस सफर्ड हुआ है या मैक्सिमम जो है 20 लाख और 1 लाख मेंटल एगोनी। ठीक बात है। चलिए, मैक्सिमम अवार्ड दैट कैन बी पास्ड बाय बैंकिंग ओम्बुड्समैन फॉर मेंटल एगोनी कितना है? पहले ही उत्तर लिख दिए हमारे साथियों ने। मुझे मिलेगा एक एसबीआई से, अरे वाह वाह, कौन है इसका नाम देखते हैं, मुझे मिलेगा एक एसबीआई से। अच्छा, लगाया क्या बैंकिंग ओम्बुड्समैन मिलेगा, है ना। पूरा एमपी छत्तीसगढ़ का तो मैं नोडल ऑफिसर हूँ, मैं आए दिन कंपनसेशन पे करते रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो बहुत ही उसको जरा ध्यान से करेगा, कस्टमर ग्रीवेशियल रिडक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें एररिंग ऑफिसर्स को जो है वहां पर भरना पड़ता है पैसे अगर गलती हुई तो। चलिए, एक सवाल और भी है, बैंक शुड प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी एट डोर स्टेप टू सीनियर सिटीजन, पर्टिकुलरली द एज ग्रुप ऑफ हाउ मच। बैंकों को, हाँ, बैंकिंग ओम्बुड सदा सच्चिदानंद से, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में चेंज होने वाले हैं, पॉलिसी आ गई है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है।
उसका CMS पोर्टल वगैरह सब बन रहा है। पहले 30 डेज में जो समय दिया जाता था, अभी वो उसको कम करके 15 दिन कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो पेनल्टी अवार्ड हो सकता है। तो ये अभी तक की ये जानकारी है। और दूसरा है सेंट्रलाइज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, रीजनल लेवल के आधार पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन डिसाइड किए जाते थे। अभी क्या है, बैंक एज ए होल जो है सारी चीजें डील होंगी, एक सेंट्रल सिस्टम बना रहा है, ताकि RBI देखेगा कि एक बैंक में अगर ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, उनका रेजोल्यूशन सही नहीं हो रहा, तो सीधे सीधे पेनल्टी कर सकता है, सीधे सीधे वो उस बैंक को पेनल्टी दे सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बैंक शुड प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस जो है सीनियर सिटीजन को देना है। उनकी एज कितनी होनी चाहिए? बैंक शुड प्रोवाइड बेसिक, हाँ 70 ईयर्स एंड अबव, वेरी गुड, 70 ईयर एंड अबव। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर फोरम? कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड कितना है फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन? बताइए जरा। उपभोक्ता फोरम में कोई भी ग्राहक जो है, कब वो उसका लिमिटेशन पीरियड है? The limitation period for filing a case complaint in consumer forum is 2 year from the date of cause of action. कोई घटना घटित हो गई है, उसके 2 साल के अंदर जो है वो जा सकते हैं। Death claim should be settled within how many days after receipt of application with all set of documents? Death claim should be settled within how many days with the receipt of all set of documents? 15 days. ठीक है। Customer should given notice for closure shifting a branch how much period before closing shifting? ग्राहकों को बैंक जो है सूचना देना होता है कि हम ब्रांच को शिफ्ट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, कितने दिनों के अंदर? अगर उस एरिया में कोई भी बैंक काम नहीं कर रहा है तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 2 मंथ्स। और भी बैंक ब्रांचेस काम कर रहे हैं तो वहां पर 1 मंथ। तो ये सवाल थोड़ा एडिशनल रहेगा कि अगर ऐसी जगह जहां पर कोई भी बैंक काम नहीं कर रही है और आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। और जहां पर बहुत सारे बैंक काम कर रहे हैं तो वहां पर 1 मंथ का। लिमिटेशन पीरियड ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज का लिमिटेशन पीरियड कितना है? 12 ईयर, 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू। ये 12 ईयर भी समझिए। मॉर्गेज अगर है तो उसमें लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन मॉर्गेज मनी बिकम्स ड्यू। जब वो पैसा ड्यू हो जाता है, सपोज अभी लगातार किस्त पटा रहा है, बढ़िया किस्त पटा रहा है, तो कोई नहीं, जिस दिन से ड्यू होगा उस दिन से 12 साल के अंदर हम कार्रवाई कर सकते हैं। FIR is to be made in case of detection of counterfeit notes above how many number of counterfeit notes in a single deposit? अगर कोई सिंगल डिपॉजिट करता है तो FIR मैंडेटरी है। कितने रुपए या कितने नोट मिलते हैं तब? 5 मिल जाए या 5 से ऊपर मिल जाए। ठीक है, तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। इसके साथ ही आज के सेशन में मैं आपसे विदा लेता हूं। आप लोगों को ये सवाल साझा किया और आशा करता हूं कि आप लोगों का जो है आज बहुत सारे सवाल आपके मस्तिष्क में आए होंगे, गए होंगे। और ऐसे सवाल जो अभी आज डिस्कस किए हैं वो सवाल जो हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। अगर 2-3 मिनट 5 मिनट अभी हम आपके साथ हैं, कोई सवाल किसी साथी के मन में है तो कैमरा वीडियो ऑडियो जो सर है ऑन करके पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर। नाम बताइए, जगह बताइए, सवाल विश्वजीत के विश्वजीत सामने आए। अच्छा, विश्वजीत बोलिए। सर, ओम्बड्समैन में मेरा एक ओम्बड्समैन किया था। एक्चुअली वो क्या है, SBI में मैंने वो योनो ऐप से पेमेंट किया था। हाँ एक मर्चेंट में दुकान पे पेमेंट किया था। 2598 अमाउंट था। तो जुलाई वो अगस्त की 6 तारीख को किया था मैंने वो ट्रांजैक्शन। तो मैंने 2 दिन के बाद ही वो मैंने कंप्लेन भी किया था। तो उसके बाद जो कंप्लेन आईडी मुझे मिला है, तो 2-3 दिन के बाद मुझे मेल आया कि वो प्रॉब्लम टिकट क्लोज हो गया, रिजॉल्व हो गया। लेकिन मेरा पैसा मेरे अकाउंट पे भी रिफंड हुआ नहीं और बेनिफिशियरी अकाउंट में गया नहीं। तो मैंने उसके बाद ब्रांच पे गया, ब्रांच में जाके एप्लीकेशन डाला।
उसके बाद वो लोगों ने CRMS में शायद कुछ किया तो वही आ रहा है। तो आज तक मुझे वो पैसा नहीं मिला। तो मैंने बिफोर 10 डेज मैंने ऑम्बर्स में CRM से RBI के जो पोर्टल है उसमें जाके मैंने कंप्लेन किया था। तो अभी ब्रांच से फोन आया था, वो ब्रांच पे ओम्बड्समैन का कुछ आया था तो उन लोगों ने मेल कर दिया, उनको रिप्लाई कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर अपील ये करिए, अपील कितना करना टाइम होगा पे उसमें प्रॉपर। देखिए आपको क्या है, अपना पैसा आपका वापस नहीं आया, प्लस सामने मिला नहीं है, तो किसको मर्चेंट को दिए थे, क्या मर्चेंट को पैसा किसको दिए थे? हाँ दुकान को, हाँ जो गूगल वो तो एक दुकान वाले, दुकानदार को कीवर्ड्स। कियोस्क वाले को। तो वहां पर अपील करना था, जो आप फैसला सुनाए ना उसमें अपील करना है 30 दिनों के अंदर। तो आपने 30 दिनों के अंदर आरबीआई में अपील करिए और बोलिए कि आपने जो केस क्लोज किया है मैं इसमें अपील 30 कर दिन, रहा हूँ। 30 डेज तो हुआ नहीं, RBI में जो कंप्लेन किया तो मैंने 30 डेज हुआ नहीं। अपील करिए उसमें जाके आरबीआई में, है ना। आप डिटेल अलग से फोन में बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है ऐसा आएगा नहीं आपके एग्जाम में। तो अलग से बात करिएगा, मैं आपको अच्छा रिजॉल्व करूंगा। और आप वो अकाउंट डिटेल्स वगैरह दे देंगे तो एनपीसीआई से भी मैं भी रिजॉल्व करने की कोशिश करा दूंगा, आपका हो जाएगा। कौन से बैंक के साथ मर्चेंट था? वो जो जहाँ पे मैंने पेमेंट किया हम्म, उनका था पंजाब नेशनल बैंक का, और मैंने मेरा करवा दूंगा, SBI था। रिजॉल्व करा दूंगा। और कंपनसेशन ले लेना, मैं अलग से बात करना, मैं सब करा दूंगा, किसी भी बैंक का होगा तो ठीक करा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। एनपीसीआई का पोर्टल ऐसे से मेरे पास, करवा दूंगा। बट इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस ना करें, हमारे साथी कितना मेहनत कर रहे हैं ना। आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक फिर महापार्टी ठीक वो है, उसी पैसे से करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। तो और सब्जेक्टिव कोई सवाल हो तो साथी जो मैं कर सकते हैं। और अभी जो हमारे विश्वजीत जी चर्चा कर रहे थे, इसमें इसका सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, है ना, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। चलिए, तो अभी कल फिर मुलाकात करेंगे। और ये लोगो बनाया है मैंने, देखिए ये लोगो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो एक थम्स अप कर दीजिए। बैंकिंग ज्ञान सरल तरीके से। चलिए, ऐसे ही सरल तरीके से सीखते रहेंगे। बेहतरीन रहिए, जबरदस्त रहिए, शानदार रहिए, जिंदाबाद रहिए। और सफलता की वो तमाम बुलंदियों को हासिल करिए, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जबरदस्त रहिए, है नहीं। और जीवन बड़ा अद्भुत है, उसका आनंद भी लीजिए। और आप यकीन मानिए, इतनी अच्छी तैयारी हुई है कि एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे आप उसका सामना हंसते हंसते कर लोगे। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल नए सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।